नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जिस तरह से तेज हुई है उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर भी अटकलें चल रही हैं। आपको बताएं कि ये सारी अटकलें तब शुरू हुई हैं जब बीजेपी की ओर से दो वरिष्ठ नेता, संगठन महासचिव बीएल संतोष और वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि यूपी के प्रभारी भी हैं राधा मोहन सिंह, ये दोनों 2 दिनों तक लखनऊ में थे। लखनऊ में जो इनका दौरा था उसके बाद ही लखनऊ में सियासी हलचल तेज हुई, अटकलों का दौर तेज हुआ। आपको बताएं कि दोनों ही पर्यवेक्षक वहां गए थे और इन्होंने लंबी बातचीत की है। मुख्यमंत्री से मिले, दोनों उप मुख्यमंत्री से मिले, वरिष्ठ मंत्रियों से मिले हैं, कई विधायकों से भी इन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद अब दिल्ली वापस आ गए हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंप देंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जाना चाहिए। आपको बताएं कि जो मंथन की प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी के भीतर, ये पिछले हफ्ते शुरू हुई थी, जब बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं के बीच दिल्ली में लंबी बैठकें हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि यहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या समस्या आ रही है, क्योंकि 8 महीने बाद ही चुनाव है और 8 महीने बाद अगर चुनाव है तो ऐसे में बीजेपी कोई भी जोखिम मोल नहीं ले सकती है। 2017 के चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को वहां मिली थी और अब 2024 में अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता हासिल करनी है केंद्र में तो यूपी जीतना ज़रूरी है। तो इसीलिए वहां पर बीजेपी ने मंथन किया है कि आखिर क्या कारण है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि पंचायत चुनाव में बीजेपी नंबर 2 पर आई। कोरोना महामारी को लेकर जो कुप्रबंधन है उसकी शिकायतें बीजेपी के भीतर से हुई। बीजेपी के विधायकों ने, सांसदों ने चिट्ठियां लिखी, बयान दिए, कहा कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और सारा ठीक रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश भी की गई। लेकिन आपको आज हम बात पत्रिका में योगी आदित्यनाथ के बारे में विस्तार से बताना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ आरएसएस के नहीं हैं और अमूमन ऐसा होता नहीं कि जो आरएसएस का ना हो उसको आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दें, देश के सबसे बड़े सूबे की कमान सौंप दें। योगी आदित्यनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के हैं, आप सब जानते हैं। गोरक्षपीठ गोरखपुर के वहाँ के वो उत्तराधिकारी थे और उसके बाद वहाँ पर वो महंत हैं। आरएसएस से उनका कभी रिश्ता नहीं रहा। बीजेपी में वो आए जरूर हैं क्योंकि वो कट्टर हिंदुत्व का एक चेहरा है। राम मंदिर आंदोलन से उनके गुरु भी जुड़े रहे, बाद में योगी आदित्यनाथ भी जुड़े और इस लिहाज से बीजेपी आरएसएस से उनका रिश्ता रहा है। लेकिन आपको बताएं कि जितनी जरूरत बीजेपी को योगी आदित्यनाथ की है उतनी ही योगी आदित्यनाथ को भी बीजेपी की है, क्योंकि पूर्वांचल में उनको अपना सिक्का जमाने के लिए, अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए बीजेपी की जरूरत थी। उन्होंने, हम जानते हैं कि हिंदू युवा मानी नाम का अपना खुद का एक संगठन बनाया था और इसको लेकर के उनके और बीजेपी के बीच में मतभेद भी हुए थे। 2007 में विधानसभा चुनाव के दौरान तो ये नौबत आ गई थी कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा तक देने की धमकी दे दी थी। कहा था कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ पूरे राज्य में 70 उम्मीदवार अपने खुद के खड़े करेंगे। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव किया, तो जिसके बाद जो हिंदू युवा वाहिनी है उसके कुछ नेताओं को टिकट भी बीजेपी ने अपनी ओर से दिया था। तो ये योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का रिश्ते हैं। 2017 का जो चुनाव हुआ था यूपी विधानसभा का, वो बीजेपी ने बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के लड़ा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था और नोटबंदी का मुद्दा सबसे प्रमुख मुद्दा था। 300 से भी ज्यादा सीटें, 325 सीटें सहयोगियों के साथ मिलाकर के बीजेपी को मिली थी और उसके बाद हफ्ते 10 दिन इंतजार कराने के बाद, कई अटकलें चलने के बाद कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अचानक से योगी आदित्यनाथ का नाम घोषित कर दिया गया था। तो यानी उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ का चेहरा देख करके बीजेपी को वोट नहीं दिया था, पीएम मोदी का चेहरा देख करके वोट दिया था। लेकिन अब क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के जितने कद्दावर नेता थे उन्हें एक एक करके बीजेपी ने दूर कर दिया। योगी आदित्यनाथ की जो राह है उसको निष्कंटक बना दिया। मनोज सिन्हा, उनको जम्मू कश्मीर का एलजी बना करके भेज दिया। कलराज मिश्र, जो कि एक ताकतवर ब्राह्मण चेहरा थे बीजेपी का, उनको राजस्थान का राज्यपाल बना दिया। राजनाथ सिंह, जो कि सबसे कद्दावर नेता हैं, वो रक्षा मंत्री हैं, वो पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं जाएंगे।
तो अब योगी के सामने बचा कौन बीजेपी के भीतर? केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जो चुनाव के वक्त में प्रदेश अध्यक्ष थे, पिछड़े समाज से आते हैं और बीजेपी ने उनको इसलिए बनाया ताकि एक संतुलन बना रहे। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री दूसरे हैं, उनका अपना कोई जनाधार नहीं है, वो ब्राह्मण है, इसलिए उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये दो चेहरे हैं जो योगी आदित्यनाथ के सामने हैं। इसके अलावा कोई मंत्री ऐसा नहीं जो उनको चुनौती दे सके, कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये कह सके जिसके बारे में कि योगी आदित्यनाथ को अगर आप हटाते तो हमको किसको बनाएं। तो ये एक समस्या बीजेपी के सामने आकर के खड़ी हो गई है उत्तर प्रदेश में। पार्टी के सामने विकल्पहीनता है और आज योगी आदित्यनाथ जो 2017 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा नहीं थे, वो आज बीजेपी का चेहरा बन गए हैं। तो इसलिए बीजेपी के सामने समस्या यह है कि वो योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा सकती है। अब आपको बताएं कि ये बात उठी कहां से कि योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे या उनके कामकाज को लेकर के टीका टिप्पणी हो रही है। दरअसल हो ये रहा है कि बीजेपी और योगी के बीच में रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता हैं। और जब उन्हें लगा कि हमारे ऊपर योगी जी को थोप दिया गया तो उसके बाद तो स्थिति और ज्यादा सामान्य नहीं रही। जो विधायक है बड़ी संख्या में 300 से ज्यादा चुनकर के आए हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब चाहते हैं कि उनको लाल बत्ती मिले, मंत्री पद मिले। लेकिन एक ही बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसके बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कोई मंत्री नहीं बना, कोई बात नहीं। लेकिन जब कोरोना का कहर आया दूसरी लहर का, तब क्या हुआ? तब इन विधायकों के पास इनके अपने क्षेत्र के लोग गए कि हमारी मदद कीजिए, हमारे फला व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, फला कोई आईसीयू में जगह नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, मदद कीजिए। तब विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, ना दवाइयां थी, ना ऑक्सीजन था, ना कुछ था। कोई भी व्यवस्था करने में, कोई भी मदद करने में अपने आप को बेबस पा रहे थे, लाचार पा रहे थे। वो लखनऊ की ओर देख रहे थे क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने कह दिया था कि हमें जितना निर्देश लेना है हमें लखनऊ से लेना है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। अब ये विधायक नाराज है, उनको लगता है कि हम क्या करें। इनमें से कई विधायक तो खुलकर अपनी बात कह चुके हैं, कई पत्र लिख चुके हैं, कई बयान दे चुके हैं। तो ये समस्या बीजेपी के सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक है वो ये कहते हैं कि देखिए, जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब योगी खुद बीमार हो गए, खुद कोरोना संक्रमित हो गए। बीमारी में ही उन्होंने दिन भर बैठकें की, अधिकारियों को निर्देश दिए और व्यवस्था पर नियंत्रण पाया, हालात पर नियंत्रण पाया। और जैसे ही हालात ठीक हुए और जब उनकी खुद की अपनी तबीयत ठीक हुई, वो लखनऊ से बाहर निकल गए। 1 महीने में 26 दिन वो लखनऊ से बाहर रहे हैं। उन्होंने पूर्वांचल का दौरा किया, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, वो नोएडा, गाजियाबाद, तमाम शहरों में गए हैं, हर जगह वो गए हैं। सैफई तक वो गए, जो कहा जाता है कि कोई गैर सपा मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया, वो वहां भी पहुंच गए, मुलायम सिंह यादव के गांव में। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो सक्रिय हुए जब उनको सक्रिय होना था। उसके बाद गांव गांव में टेस्टिंग का अभियान चलाया गया। उसके बाद टीकाकरण अभियान की उन्होंने समीक्षा की। जो दुनिया का पहला ग्लोबल टेंडर है, भारत का ग्लोबल टेंडर, वो उन्होंने जारी किया वैक्सीनेशन के लिए, खरीद के लिए, टीकों की खरीद के लिए। ये सारी बातें उनके पक्ष में कही जा रही हैं। तो इसीलिए अब सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या होगा। बीजेपी सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे विधायक कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ ही अब बीजेपी का चेहरा है। आपको बताएं कि चाहे विधायक उन्हें पसंद ना करते हो, कुछ विधायक, लेकिन फिर भी जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ को बेहद पसंद करता है। 2017 के बाद से देश में जितने चुनाव हुए, सब दूर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को बतौर स्टार कैंपेनर यूज किया है। बीजेपी में उनके समर्थक तो ये भी कहते हैं कि मोदी के बाद कोई है तो वो योगी है। तो ऐसे में योगी को हटा पाना बीजेपी के लिए असंभव जैसा काम लगता है। और यही कारण है कि वहां पर चाहे कितनी अटकलें चलती रहें, कितने ही कयास लगते रहें, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो वहीं पर रहेंगे और बीजेपी उन्हीं के अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। ये बात जरूर कही जा रही थी कि सामूहिक नेतृत्व के जरिए चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जिस तरह से असम में किया गया था वैसे लड़ा जाए। लेकिन ये कहना है बीजेपी नेताओं का कि अगर आप योगी आदित्यनाथ को हटा करके या उनका चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसका नुकसान ज्यादा है बनिस्बत इसके कि आप सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ें या यह कहें कि आप योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। और इसीलिए अब इस बात के पूरे आसार हैं कि जो 8 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि कुछ विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाए, एक मंत्रिमंडल में थोड़ा सा फेरबदल हो जाए, संगठन में भी कुछ जगह बना दी जाए, संगठन में भी कुछ फेरबदल कर दिए जाए। लेकिन सरकार का, पार्टी का चेहरा वहां पर
योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कम से कम बीजेपी सूत्रों का यही कहना है। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।